Navi Mumbai's leading name in the construction industry. Bhaviskar, build reality. नमस्कार, बिजनेस के सितारे में आपका स्वागत है। आज जो हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं, बहुत ही रैग्स टू रिचेस की एक इंस्पिरेशनल कहानी है उनकी। एक मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी है जो आज एक नवी मुंबई के एक नामचीन डेवलपर तो है ही, साथ में प्रोड्यूसर भी हैं, मीडिया में रह चुके हैं, मराठी मानुस के अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। यानी बहुत कुछ, सिर्फ एक ही प्रोफेशन में वो इन्वॉल्व नहीं रहे, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्होंने बखूबी निभाई है। मैं बात कर रहा हूँ भाविस्कर ग्रुप के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर प्रकाश भाविस्कर साहब की। भाविस्कर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका बिजनेस के सितारे में। नमस्कार जगदीश साहब, नमस्कार, थैंक यू। जैसे मैंने कहा कि बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी जिससे बहुत लोग सीख सकते हैं। बताइए शुरुआत कैसी हुई है, आपका बैकग्राउंड एग्जैक्टली क्या है? बेसिकली मैं जलगांव जिले के चोपड़ा तालुका के गुड़गांव नाम का गांव है। उस गांव एक हमारे यहाँ पे अनेर नाम की नदी है, उस नदी के किनारे बसा हुआ गांव है और वहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई। और पढ़ाई मतलब एकदम हमारी जो पहले हमारे दादाजी वगैरह थे उनको मैजिस्ट्रेट पावर था। अच्छा। और बहुत बड़ी हस्ती थी वो, लेकिन हमारे समय में मतलब मेरी जब पढ़ाई हुई तो मैंने 10वीं तक मेरे घर में बल्ब नहीं देखा था। तो मैं बाहर ग्राम पंचायत का जो बल्ब होता था, खंबे होते थे, उस पे जो लाइट मिलता था उस लाइट पे ही हमारी पढ़ाई हुई है। और केरोसिन का एक छोटा दिया होता था, उस पे हमारी पढ़ाई हुई। तो उसके बाद 10वीं होने के बाद जब सिविल ड्राफ्ट्समैनशिप का हमने डिप्लोमा तालुका प्लेस में बहुत कठिनाई से किया, क्योंकि मेरी मम्मी सिलाई का वगैरह काम करती थी, कपड़े सिलवाती थी। तो जब ये सब सिचुएशन, लेकिन वो भी बहुत रिच घर की अच्छा। ये थी। उनके यहाँ पे भी आज भी उस 50 साल पहले 6 बिल्डिंग उसके पिताजी की सिंखेड़ा करके गांव है, वहाँ पे बहुत रिच फैमिली से थी। लेकिन हमारे यहाँ पे भी स्थिति आ गई और उन्होंने एक ही वर्ड में, उनके पिताजी ने बोला था कि बस ये तुम्हारा घर नहीं है। बस ये वर्ड पे उन्होंने उस छोटे से घर में, मतलब 8 बाय 10 के घर में हमने हमारी पूरी लाइफ बिताई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा आपकी पढ़ाई नहीं करा सकती, लेकिन आपको अभी कुछ काम करना होगा और काम करते समय एक ही ध्यान में रखना होगा, मुझे पैसा बीसा कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन शाम तक या पूरी जिंदगी भर हम लोग जिंदा है तब तक हमारे यहाँ पे एक बंदा भी नहीं आना चाहिए कि जो बोले कि तुम्हारे लड़के ने ये गलत काम किया। वाह। बस इतने वर्ड पे हमें भेजा गया। फिर मैं एक नांदेड़ परभणी करके गांव है जो तालुका प्लेस है, तो वहां पे एक बारण करके गांव था। तो वहां पे एक सर्वे करने वाला एक कॉन्ट्रैक्टर था। अच्छा। जिसके पास मैंने ऐसे गांव में मिला मुझे। तब तक मैं तालुका प्लेस में बहुत कम बार गया था, डिस्ट्रिक्ट प्लेस में भी मैंने मेरा क्वालिफिकेशन होने तक नहीं देखा था और अच्छा। मैं नहीं जाता था। तो उसके बावजूद मम्मी ने हमें कहा कि जॉब तेरे को देखना ही होगा। तो मेरे पहचान के जो थे, तो मैं नांदेड़ परभणी में गया। 300 रुपया महीना हमको खाना मिलता था, मतलब पगार मिलता था और खाना पीना वहां मिलता था। तो एक सर्वे कंपनी थी वो, बोरसे पाटिल एसोसिएट दूल्हे की। तो वो वहां पे जाने के बाद हमको ग्राम पंचायत के, मतलब मुझे लगा बहुत बड़ा ऑफिस होगा, ये होगा, लेकिन जिस गांव में पूरी ग्राम पंचायत की खिड़कियां वगैरह नहीं थी, ऐसा छोटा सा, मतलब गोनी जो हम लोग करते हैं वो गोनी सोने के लिए होता था वहां पे। और एक डंपी लेवल का पूर्णा करके प्रोजेक्ट है नांदेड़ में, तो उसको वो डंपी लेवल लेके हमको खेत में जाना पड़ता था। और हर जगह की लेवल लेके, जैसे वो इरिगेशन की प्लानिंग की जाती है, उसके लिए वो एरिया का लेवल्स निकालना पड़ता है। वो लेवल निकालने का काम बहुत स्टार्ट में हमने किया। फिर 1 साल बाद फिर घर पे आया। पूरा 1 साल लगा वहां पे। कभी मैं घर से बाहर नहीं गया था और पहली बार गया। अच्छा। तो उसके बाद एक हमारे बॉम्बे कारपोरेशन में एक स्टेनो करके थे हमारे गांव के, तो वो मुझे रास्ते में मिले थे जब मैं नांदेड़ से आ रहा था बैग लेके अपना छोटा। तो उनको मैंने सर्टिफिकेट निकाल के दिया और उनको कहा कि भाई मुंबई में अगर कहीं जॉब निकलता है तो मुझे थोड़ा हेल्प करना।
तो उन्होंने एक पेपर पे साइन ले लिया एप्लीकेशन के लिए और मेरे पेपर साथ में ले लिए। अच्छा। और वो लेके बॉम्बे कॉर्पोरेशन में एक अप्रेंटिस का एक पोस्ट निकला था, 10-11 पोस्ट थी शायद वो। तो उन्होंने मेरा एप्लीकेशन कर दिया और वो एप्लीकेशन करके फिर एक कॉल लेटर मुझे आया था। तो वो जब घर पे आया तो मैं पहली बार मुंबई आया। तो मुंबई के उस लाल बरियार जो हम बोलते हैं उसके पीछे वाली सीट से हम पीछे से खोल के मुंबई देख रहे थे कि क्या होती है। कौन से साल की बात है ये है 88 की बात है। अच्छा। हाँ 88 की बात है, 88-89 की बात है। 87 में मेरा नांदेड़ परभनी में 87 to 89 हुआ और 88 के बाद में यहाँ पे आया। तो पहले जब आया तो मेरा एक भाई वासिन में था, मतलब भाई चाचा का लड़का, तो डॉक्टर रहता था, उनके आगे दुकान पीछे मकान, तो वही उसमें रहता था। तो मैं पहले दिन आया तो मैं बहुत दिन बाद मिला तो मुझे वो बोला कि चलो खाना खाने जाते हैं। और 9:15 बजे इंटरव्यू था मेरा धर्मशाला बिल्डिंग बांद्रा में। और बांद्रा दादर ये सब तो कुछ सोच के बाहर था कि कहाँ है कुछ नहीं मालूम। तो जब वासिन से मैं निकला तो मतलब वहां आया तो खाना वाना हो गया हमारा और रात को मस्त फैन वगैरह लगा के आवाज से एकदम सो गए आराम से। अच्छा। और 10 बजे इंटरव्यू मुंबई में था और 3 घंटे का रास्ता है वासिन बांद्रा से। और मुझे 9 बजे मैं नींद से खुला और मुझे लगा कि यार अभी था मिला, वो भी इंटरव्यू गया। लेकिन बोलते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो उस दिन से मेरी एग्जाम चालू हुई इस मुंबई की। और वो एग्जाम ये थी कि किसी भी चीज को आप इमेजिन ही मत करो कि ये हो नहीं सकता, वो हो नहीं सकता, वो हो नहीं सकता। तो आज मुझे वो कुछ नहीं लगता। हमेशा मैं सोचता हूँ कि हर चीज हो सकती है, बस तुम्हारी सोच होनी चाहिए और तुम्हारी मेहनत होनी चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद हमने 9:15 बजे जैसे मैं वाशिंग स्टेशन गया पहुंचा तो 1-1 घंटे में ट्रेन आती थी। तो उस ट्रेन को देखने को गया तो ट्रेन मेरे सामने से जा रही थी। पूछा प्लेटफॉर्म पे तो बोले नहीं अभी नेक्स्ट ट्रेन तो 10:30-11 बजे की है। तो फिर वहां से मैं हाईवे पे चल के आया। हाईवे में एक ट्रक को हाथ दिया और वहां से मैं थाना स्टेशन आया। नितिन कंपनी के यहाँ मुझे उतारा, ट्रक वाले ने उतारा। तब बहुत ट्रैफिक कम होती थी, आगरा रोड एकदम छोटा था, सिंगल जैसा था। तो वहां उतारा, फिर मैं थाना स्टेशन आ गया। तो थाना स्टेशन में तो पहली बार थाना स्टेशन देख रहा था। तो भीड़ किधर कम है करके मैं वो भीड़ में टिकट लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ट्रेन आ रही थी तो मैं डायरेक्ट ट्रेन में डेयरिंग कर दी कि भाई चलो देखते हैं, अपन जो फाइनें भर देंगे लेकिन अपन पहुंचेंगे वहां। तो इस डब्बे में बैठ गया कि मुझे बाद में मालूम पड़ा कि वो डायरेक्ट वाज द फर्स्ट क्लास। तो तैयारी पहले से थी। पहले से थी कि जो होगा पहले अपने को इंटरव्यू को पकड़ना है। तो जैसे मैं धर्मशाला बिल्डिंग वहां पहुंचा तो वहां पहुंचने के बाद इंटरव्यू चालू थे वहां पे। तो मैंने उस प्यून को पूछा कि भाई इतनी भीड़ है यहाँ पे, पब्लिक बहुत बड़े ट्रेड्स के लोग आए हुए थे, तो इतनी भीड़ है तो अपना कहाँ नंबर लगने वाला है सोच के। तो उस आदमी को पूछा तो वो बोले नहीं टेंशन मत ले, अभी इंटरव्यू चालू नहीं हुआ है। अच्छा। तो मेरा लग वहां से स्टार्ट हुआ था। अगर मैं वही सोचता कि मैं नहीं जाऊं तो मैं वही बैठता। तो फिर मेरा इंटरव्यू हो गया और नसीब ऐसा था कि वहां पे 11 कुछ पोस्ट थी और 4 या 5 ही लोग आए थे। अच्छा। वो भी जमाना था, आज तो 5 पोस्ट के लिए लाखों लोग आते हैं। राइट। तो फिर वहां पे इंटरव्यू में मैं पास हो गया। मुझे कुछ सवाल पूछे गए थे तो प्रॉपर जवाब होने के कारण मैं सिलेक्ट भी हो गया। और उसमें फिर जो मेरा पहला स्टाइपेंड था तो वो 180 रुपया महीने का स्टाइपेंड था, सैलरी का। तो फिर बीएमसी में मैं गया, वहां पे ज्वाइन हो गया। बॉम्बे कॉर्पोरेशन की पोस्ट थी। तो आजाद मैदान के एकदम सामने मुझे 4th फ्लोर पे सीट मिली थी। अच्छा। और वहां से आजाद मैदान में जितने भी मोर्चे क्रांति सब होती थी वो सब दिखाई देती थी मुझे। तो मैं हमेशा वहां पूछता था कि अरे ये भीड़ क्यों आती है, क्या इनकी डिमांड होती है, क्यों आते हैं लोग। तो तभी इतना समझ में नहीं आता था। तो उसके बाद फिर बीएमसी की जॉब मिली, रहने के इश्यूज हुए कि रहना कहाँ है। फिर उल्लासनगर में एक छोटा सा 8x10 का रूम मिला, फिर किसी पार्टनर को बुलाया गया। फिर उसके बाद में अम्बिवली अटाली स्टेशन है, वहाँ पे थोड़े कंजर लोग रहते हैं, वहाँ पे एक झोपड़ी मिलती थी। उस झोपड़ी में कुछ समय तक हमने वहाँ पे भी रहा। उसके बाद फिर मैं 3 साल मेरे कंप्लीट होने के बाद
एक भारत पेट्रोलियम में एक जॉब आया मुझे 700-800 रुपए सैलरी। तो भारत पेट्रोलियम में मतलब वो थ्रू था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत था। तो फिर भारत पेट्रोलियम में मैंने ज्वाइनिंग की। तो भारत पेट्रोलियम में ज्वाइनिंग करने के बाद 700-800 खाना वाना, उसके बाद मैंने क्या किया, साबू सिद्दीक पॉलिटेक्निक में मैंने एडमिशन लिया वापस। अच्छा। तो मैं बोला पढ़ाई भी हमारे साथ में होनी चाहिए, तो मैंने एडमिशन लिया। फिर सुबह 5-6 बजे उठने का, 361 की बस पकड़ के माहौल जाने का, माहौल से 5 बजे छूटने का, 5-6-7 बजे फिर साबू सिद्दीक भाईकला पहुंचने का, फिर भाईकला में कॉलेज करने का। कॉलेज रात को 9:30-10 बजे छुट्टी थी। और उसके बाद हम कल्याण या अटाली जहाँ रहते थे, तो 2-3 जगह अलग अलग, फिर कल्याण कोलसीवाड़ी में भी मैं रहा। तो वहां जाने के बाद में ये सब्जियां परचेस करो स्टेशन से, फिर उसको क्लीन करो, फिर हाथ से खाना बनाओ। मैंने 10 से 11 साल मैंने खुद ने खाना बनाया, मतलब वहां पे। तो फिर ऐसा चलता रहा। फिर मैंने ऐसा सोचा कि हम लोग एक काम करते हैं कि बीएमसी में ट्राई करते हैं। तब हमारे यहाँ के एमएलए जो थे वो मिनिस्टर थे, अरुण गुजराती साहब। अच्छा। तो अरुण गुजराती साहब वहाँ पे पहली बार नगर विकास के मंत्री थे। तो उनके वहां तक मैं पहुंचने की मेरी पहुंच उतनी थी नहीं, लेकिन मैं उनके पीए ठक्कर करके था, उनको कभी मिला तो उनको बोला कि बीएमसी में कोई पोस्ट होगी तो जरा एक फोन करो। बीबी शर्मा नाम के वहां पे एएमसी थे। तो वो एएमसी के पीए के पास एक अग्निहोत्री था। तो मैंने कभी मिनिस्टर और इनके पास जाने के अलावा मैंने ये सोचा कि पीए को ही समझाते हैं सब मैटर। तो जब ऊपर से आया तो पीए को समझाया, अग्निहोत्री करके थे वहां पे। तो हमने वहां पे फिर उनको कन्विंस करके तो अलग अलग डिपार्टमेंट में गया। तो अलग अलग जैसे डिपार्टमेंट में बीएमसी के गया तो उन्होंने मुझे बोला, चीफ इंजीनियर थे वहां पे, उन्होंने बोला कि पोस्ट खाली नहीं है करके। अच्छा। तो जनरली पोस्ट खाली नहीं होता है तो बाकी लोग अपनी आशा छोड़ देते हैं जब एडवर्टाइज आएगा या कुछ होगा। लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जहाँ एंड होता है वो तो नेचर के रूल है, वहां से एक्चुअली शुरुआत होती है। सब लोग जहाँ थक जाते हैं ना, एक्चुअली वहां से एक्चुअली आपका रोल वहां से होता है। क्योंकि हर बंदा सोचता है कि मैं अनकॉमन मैन बोलूं, लेकिन काम उसको कॉमन करना होता है। बिल्कुल। मैं उनको ये कहूंगा कि भाई तुमको अनकॉमन होना है तो अनकॉमन ही काम करना पड़ेगा। जब सारी दुनिया आपको बोलेगी कि हो नहीं सकता, उसी चीज को आपको चैलेंज लेना है और तब आप अनकॉमन मैन बनोगे, तब आप हीरो बनोगे। हीरो तो वो होता है कि जो लोग नहीं कर सकते वो अलग करने की कोशिश कर रहा है। तो वो कंसेप्ट के हिसाब से हमने फिर मैं एक डिपार्टमेंट में गया। तो पहले अंदर से क्लास से मैंने इंफॉर्मेशन निकाली कि कहाँ पोस्ट रिटायर्ड हुए हैं। तो वो डिपार्टमेंट में जाके उसके एचओडी को मैं मिला और उनके एचओडी को रिक्वेस्ट किया कि सर आप रिक्वायरमेंट भेजो ना, वहाँ पे रिक्वायरमेंट कम है करके। तो ऐसे 6 महीना में ये काम किया और वो पोस्ट मैं वहां लेके आया। और लेके आके फिर मैंने बोला कि देखो पोस्ट खाली है, हमारी भर्ती करो। तो उसके बाद वो पोस्ट में हमने ज्वाइन करवा लिया। फिर बॉम्बे कॉर्पोरेशन की बीएमसी की रेगुलर नौकरी मुझे मिल गई और परमानेंट अच्छी, मतलब उस जमाने की सैलरी जो भी 2-3 हजार मिलती थी वो तो बहुत बड़ी सैलरी थी उस समय की। एकदम प्रिंसली जनरली 800,000 लोगों की सैलरी थी, तो परमानेंट होने के कारण 2,000 की सैलरी मिलती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे लगता है परमानेंट नौकरी मिलवाने के लिए 6 महीना गया, लेकिन पहले 6-7 महीने हुए थे और मैं अटाली अम्बिवली से वीटी जाता था। सोचता था कि यार ये डब्बे में हमेशा जिंदगी ऐसी जाएगी क्या अपनी, कि अपन ये डब्बे में जाएंगे। और ये सोच के साथ ऐसा हुआ कि यहाँ तो अपना खुद का घर भी नहीं है, तो खुद का घर कैसे होगा। तो खुद का घर करने के लिए तो अपने को या जाके पोर्ट में बीएमसी में तो हम कहीं घर नहीं ले पाएंगे, लेंगे तो बहुत लंबा कहीं लेना पड़ेगा, कल्याण के वो साइड में वगैरह। तो फ्यूचर की सोच थी मेरी। तब से एक ट्रेन में एक इंसिडेंट हुआ कि एक बंदा रिटायर हुआ। अच्छा। और उसका सेंड ऑफ उस डब्बे में रखा हुआ था। अच्छा। ट्रेन के डब्बे में, कंपार्टमेंट में। तो कंपार्टमेंट में जब वहां पे मुझे दिखा कि वो रिटायर हो रहा है, तो लोग तो उसको मतलब खाना पीना थोड़ा सा करके, नाश्ता वाश्ता एकदम उसको हार फूल वगैरह सब दे रहे थे, कुछ बाकी कुछ थे बाकी। लेकिन मैं उस पूरे मोमेंट को कैप्चर कर रहा था मेरे माइंड से कि बस मैं
मुझे उस जगह पे देख रहा था कि यार मैं भी 10-20 साल बाद मेरी भी रिटायरमेंट होगी और इस डब्बे में ये मैं नहीं होने दूंगा, किसी भी हालत में होने नहीं दूंगा। मतलब नौकरी परमानेंट लगी है अभी और सोच मेरी डाइवर्ट हो रही है कि भाई मुझे ये करना नहीं है। तो फिर मैंने जो रिटायर बंदा था भावे ऐसा कुछ था, उसको मैंने पूछा कि आप कितने साल से ये डब्बे में आ रहे हैं? तो उसने बोला 20 साल से ऊपर हो गए कि मैं ऐसे अप डाउन कर रहा हूँ मेरी रिटायरमेंट की टाइम में। तो मैं बोला 20 साल तू यहाँ इसी डब्बे में? हाँ। बोले सुबह जाता था रात को घर जाता है। बोला अभी तू रिटायर्ड हो गया, अभी तेरे को पैसा कितना मिलेगा? बोले रिटायरमेंट में मुझे 3-4 लाख रुपए मिल सकता है। तो बोले इसका क्या करेगा? बोले घर लेगा और फिर आराम से रहेगा। बोले तो बोला अभी तक तेरा खुद का घर नहीं है? बोले नहीं, मैं रिटायर हो गया, इतना थोड़ी घर ले सकता है वगैरह। तो उसने बताया, तो मुझे बहुत उस चीज का परिणाम हो गया कि यार ये तो बहुत ही मतलब अलग ही लाइफ है, अपने को ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। तो तब से ऐसा सोच में था। तो न्यू बॉम्बे कॉर्पोरेशन की एक लेटर, मुझे कॉल लेटर आई गवर्नमेंट के थ्रू कि ऐसे ऐसे यहाँ पे जॉब है। और फिर मेरा एक दोस्त था, तो उसने बोला कि यार तेरी ऑलरेडी नौकरी है तो हमको इंटरव्यू देने दे, तू दे मत, क्योंकि तू सिलेक्ट हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे। तो उससे मेरा हेमंत सोनल में आया। तो उससे कमिटमेंट हुआ कि भाई हम दोनों इंटरव्यू देंगे, लेकिन अगर मेरा पहले नंबर लगा तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, तो तू ज्वाइन हो जाना। अच्छा। लेकिन लग गया दोनों का, तो अपन दोनों तो ऐसा हुआ कि दोनों का नंबर यहाँ लग गया और न्यू बॉम्बे कॉर्पोरेशन में हम ज्वाइन हो गए। तो वो छोड़ दिया, क्योंकि न्यू बॉम्बे इसलिए सोचा कि यहाँ पे कम से कम खुद का घर हो रही है, अपन नजदीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे इस कॉर्पोरेशन में एकदम नया कॉर्पोरेशन बना था, 92 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। तो विलेज मैप लाके हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मैप हमने बनाया। आज जो सब लोग मैप देखते हैं ना, तो एमजी राउत करके ऑफिसर थे, बेलापुर भवन में एक टेबल हमको दिया गया था। अच्छा। और मोपलवार साहब और सतीश लोखंडे जी ये पहले डेप्यूटी कमिश्नर थे, एम रमेश कुमार पहले कमिश्नर थे। राइट। हाँ, तो याहुल करके एक इंजीनियर थे, सिडको के डेपुटेशन थे। तो कॉर्पोरेशन में टेबल पे आज लोग अपनी घड़ी देखते हैं और टाइम पे घर पे जाते हैं कॉर्पोरेशन के लोग, लेकिन हमको घर पे जाना अलाउ नहीं था। हम साथ में कपड़े लेके उस ऑफिस में रहते थे, क्योंकि लिमिटेड लोग थे। आज जो संजय देसाई रिटायर हो गए चीफ इंजीनियर करके, वो भी हमारे समय में एक ही टाइम हम लोग ज्वाइन हुए थे। तो हम लोग वो टेबल पे बैठ के ड्राइंग बनाते थे, एक टी स्क्वायर लाके। और वो पूरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ड्राइंग होने दो। पहले जो 5 MCS सेंटर बनाए गए, तो मैं था, मिस्टर जानकी था, हल्दे करके और था। तो हम सब मिलके वहां पे इस पूरे डिजाइन को अंजाम दिया हमने। बाद में पत्तेवार साहब भी ज्वाइन हो गए थे, 94 में ज्वाइन हुए थे। तो वो सब प्लानिंग, हॉस्पिटल का जो MCH और ये जो सेंटर्स है 9 डिस्पेंसरीज, उसका पूरा प्लानिंग हमने उस समय में किया था। अच्छा। और वर्ल्ड बैंक ने तभी 18 करोड़ रुपया न्यू बॉम्बे कॉर्पोरेशन को सैंक्शन किया था उस हमारे ड्राइंग्स के ऊपर। अच्छा। मतलब पूरे प्रपोजल को अंत्या हिल करके वर्ल्ड बैंक की कोई डायरेक्टर थी। तो ये सब हुआ था। तो उसके बाद एम रमेश कुमार बहुत स्ट्रिक्ट कमिश्नर थे, और मुझे ऐसा मालूम पड़ता था कि यार लोगों को परमानेंट नहीं किया जा रहा है, या बहुत हैरेसमेंट हो रही है, डे नाइट काम ले रहे हैं, लिमिटेड लोग हैं। तो हम लोग कुछ ना कुछ यार करना चाहिए लोगों को। तो यहाँ पे जो ग्राम पंचायत थी, ग्राम पंचायत के एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे जी। वो भी अपने ग्राम पंचायत के एंगल से अपना काम करते थे। लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और ये इंडिया की पहली ऐसी कॉर्पोरेशन है कि जो ग्राम पंचायत से डायरेक्टली कॉर्पोरेशन हुआ है। जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन न्यू बॉम्बे का ये नया कमाल है। तो जब ये सब चल रहा था, तो एक दिन मैं वाशी वार्ड के इधर सब एम्प्लॉय बैठे थे ग्राम पंचायत के, एडवोकेट सुरेश ठाकुर और प्रफुल्ल मात्रे जी है। हाँ। ये यहाँ पे यूनियन चलती थी इनकी, ग्राम पंचायत के लोगों की। तो मैं एक दिन ऐसे ही गया वहाँ पे, प्रहलाद कोशे मेरे साथ था, उसके बाइक पे हम लोग गए थे वहाँ पे। तो पूरी भीड़ बैठी थी। तो मुझे देखा और वो लोग ने बोला कि ये कौन लड़के लोग हैं, इनको भगाओ यहाँ से। अच्छा। तो ये कमिश्नर के इधर उधर अपना मैसेज जा सकता है, चुपचाप मीटिंग ले रहे थे। अच्छा। मिस्टर वानी वगैरह, मोपे, पाटिल, ये सब ग्रुप था वहाँ पे। तो ये लोग
मिले, तो ये नए लड़के कौन है, तो इनको निकालो यहाँ से करके। तो हम गए, तो मुझे तब तक यूनियन नाम की चीज ही नहीं मालूम थी कि होता क्या है यूनियन। तो जब मुझे निकाला गया तो मैंने प्रहलाद को पूछा कि यहाँ से आपने क्यों निकाला। तो बोले मालूम नहीं, लेकिन मैं बोला वो कर क्या रहे थे, यूनियन क्या होती है। तो बोले यूनियन में ये सब लोग जो है अपनी डिमांड रखते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मैं बोला मैं भी एम्प्लॉय था तो मुझे क्यों। तो बोले नहीं, उनको कोई डाउट रहेगा कि कमिश्नर ने तुम लोग को भेजा है ऐसा करके। तो तब से मुझे एकदम क्रेज हो गई कि यार यूनियन में कुछ काम करना चाहिए, कि ये करना चाहिए। तो प्रफुल्ल म्हात्रे, सुरेश ठाकुर का ऑफिस वाशी में एप टाइप में था, तो हम पीछे जाके बैठे थे, तो मैं सुन रहा था सब कुछ चल रहा था सबका। तो एम रमेश कुमार के साथ कोई यूनियन की मीटिंग थी, मैं भी साथ में गया। अच्छा। मैं साथ में गया तो बेलापुर भवन में उनका ऑफिस था। तो साथ में गया तो मुझे नहीं मालूम कि कमिश्नर के सामने एकदम आगे बैठना है, पीछे बैठना है, क्या करना है। तो हम जाके सीधा सबसे फ्रंट में बैठ गए। अच्छा। और मेरे बाजू में सुरेश ठाकुर और प्रफुल्ल म्हात्रे जी थे। तो बाद में पीछे जो लोग यूनियन में सबसे ज्यादा बात कर रहे थे वो अपनी सीट पीछे की साइड में संभाल रहे थे अपनी, कि भाई सामने कमिश्नर के सामने कौन जाएगा, क्योंकि उनका बहुत दरारा था और उन्होंने बहुत लोगों को सस्पेंड टर्मिनेट कर दिया था रमेश कुमार जी, और वो सीधा टर्मिनेट करते थे क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर था, पॉलिटिकल कोई लोग थे नहीं, इलेक्शन नहीं हुआ था, तो वो निकाल देते थे, इसलिए डरते थे। तो मैंने इनोसेंटली वहां पे कुछ, जब नया खून था एकदम, जोश 22 साल का जोश था, तो वो जोश में हमने क्या किया, जोर जोर से टेबल ठोका वहां पे और बोला कि आप कैसे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, हम काम करते हैं, हम ये करते हैं, जोर जोर से बोलने लगा। तो पीछे से पैर दबा के है ना मेरा प्रफुल्ल म्हात्रे और इधर से सुरेश ठाकुर दबा रहे, तो शांति में कंट्रोल करो कि ऐसा मत बोलो यहाँ पे होगा ना, वो कमिश्नर होते हैं, ऐसा होता है, फिर कोई निकाल सकते हैं, हम तो बाहर वाले हैं, ऐसा वैसा। मैं बोला फायर क्यों रख रहे हो, मेरे को बोलने दो। तो वो भी मैं बोल रहा हूँ। तो उसके बाद इंसिडेंट ऐसा हुआ कि लोगों ने कहा कि अरे अपनी बात अच्छी तरीके से डरे बगैर रख सकता है अपनी प्रॉपर पॉइंट। तो फिर उस दिन से यूनियन में बुलाया गया और मुझे पाटिल साहब ने शायद सिफारिश की थी और उन्होंने तब से मुझे वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया यूनियन में और मैं वर्किंग प्रेसिडेंट रहा। तो जैसे मैं वर्किंग प्रेसिडेंट बना तो रमेश कुमार जी और उनको यूनियन के बारे में और भी ज्यादा गुस्सा बढ़ गया। तो गुस्सा बढ़ने की वजह से उन्होंने तय किया कि इसको सस्पेंड करेंगे या टर्मिनेट करेंगे। तो जैसे मुझे मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे यहाँ पे चल रहा करके, तो मेरे भाई को वगैरह बताया, वो सरपंच थे वगैरह, तो 8-10 लोग आके फिर अरुण गुजराती सर के पास चले गए कि भाई वहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है। तो फिर रात को 8 बजे रमेश कुमार जी को गुजराती सर ने फोन किया और कहा कि भाई वो उनके और मेरे बीच में सिर्फ दीवार है और आप अभी सोच लो क्या है। तो फिर मुझे मेरे 2 इंक्रीमेंट बंद किए गए। 7.5 साल लेबर बोर्ड में उस इंक्रीमेंट के लिए मैंने फाइट किया और विद इंटरेस्ट मैंने कारपोरेशन से वो पैसे लिए। क्या बात है। तो मतलब एक हर चीज में ये होता है। कॉर्पोरेशन जैसा एक सिक्योर जॉब आपको मिल गया है, फिर उसके बाद ये डेवलपर लाइन में कैसे हो? सर ये ऐसा था कि हमने बहुत ही एम्प्लॉय के लिए झगड़ा करके बहुत फाइटिंग आंदोलन हमने किए। 17 जून 1996 टू 25 1996 मतलब 9 दिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 100% बंद रहा। अच्छा। लोगों में इतना गुस्सा था प्रशासन के अपोज में, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं दिए जाते थे, प्रोबेशन खत्म नहीं किया जाता था, किसी को भी जो मन में आया उसको सस्पेंड किया जाता था, सस्पेंड नहीं टर्मिनेट किया जाता था। और बहुत इंसिडेंट्स होते थे, जैसे अपने पास एक सैनिटरी इंस्पेक्टर पवार थे, उनको भी कर दिया था। तो अलग अलग आइडियाज से हमने उनको ज्वाइन करवाया बाद में। तो ये जब सब गुस्सा था, ये गुस्सा प्रशासन के अपोज में निकल के ये बड़ा आंदोलन एक्चुअली हुआ था। तो हमने उसके बाद बहुत सी डिमांड अप्रूव कर ली प्रशासन से, जिसमें एक अप्रूवल हुआ था कि 6% से एम्प्लॉय को हाउसिंग लोन दिया जाए। तो 4 लाख और 5 लाख ऐसे वहाँ पे लोन दिया जाता था। तो कुछ डेवलपर्स के पास हमारे एम्प्लॉय जाते थे, घर लेते थे, तो कहीं उनको फंसाया जाता था, तो कहीं उनको प्रॉब्लम होता था कि घर नहीं मिलता था या अपने पैसे अटक जाते थे या कुछ भी प्रॉब्लम होता था।
तो सब कोई भी इशू होगा तो वो यूनियन के पास आते थे। तो प्रफुल्ल मात्रे जी होने दो, ये होने दो, लेकिन मैं कारपोरेशन का एम्प्लॉय होने के कारण मेरे पास ज्यादा अप्रोच होता था लोगों का। यूनियन ऑफिस में जाने के लिए थोड़ा उनको टाइम लगता था, लेकिन डे टू डे इश्यूज जो है वो मेरे पास बताए जाते थे। मेरे साथ हमारे कलीग्स थे संजू वाड़े जी, अच्छा, वो 94 में ज्वाइन हुए हैं, वो भी आंदोलन में हमेशा अच्छे काम किए और सब हमारे साथ शामिल हुए। तो जो लोगों को घर के लिए इशू होता था उसको सॉल्व करने के लिए फिर मेरा प्रोसेस चालू हुआ दिमाग में कि इनको कुछ कर सकते हैं हम लोग। तो हमने 1.8 हेक्टर का खारगर में एक बड़ा सोसाइटी बना के, अच्छा, 1000-1200 लोगों का सोसाइटी बनाने का सोचा। उसके फॉर्म भी भरे गए। हम गुजराती साहब के पास गए थे तो उन्होंने सड़कों में बोल के, उस समय में खारगर कुछ भी डेवलप नहीं था, बिल्कुल कच्चे रास्ते थे वहाँ पे। तो वो डेवलप करने के लिए हमने सोचा कि सोसाइटी बना के करेंगे, लेकिन प्रशासन की विरोध और बाकी सब लोगों में हलचल, इसकी वजह से वो एक्चुअली सोसाइटी हो नहीं पाई। अच्छा। हाँ, तो एम्प्लॉय की फिर मैंने कहा कि मैं एक किसी का प्लॉट लेके सोसाइटी को देता हूँ और कम से कम इनको अपना घर मिले। तो हम इनकी सोसाइटी बनाने के चक्कर में गए थे कि इनको एक सोसाइटी बना दे। अच्छा। ऐसा कोई दिमाग में था नहीं कि हम बिजनेसमैन बने, हम पैसे कमाए, ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि सोशल एंगल में दिमाग ज्यादा चलता था कि सबको फायदा हो। क्योंकि विन विन में क्या होता है कि आप खुश रहते हैं, कोई दुखी नहीं रहता है। दूसरे को हम दुखी करने की जो अगर करके पैसा लाते हैं या सत्ता पाते हैं तो नेचुरली वो लोग जो दुखी लोग होते हैं वो आज ना कल अटैक करते हैं। तो हमने ये कंसेप्ट रखा कि सबसे पहले कोई दुखी नहीं होना चाहिए अपने से। ये बचपन से एक सीख थी माँ की, तो वो होना नहीं चाहिए। तो फिर हमने क्या किया कि एक प्लॉट आयरोली में शंकरशिला कॉम्प्लेक्स जो आज बनी है, तो वो लेने के लिए हम लोग मिस्टर गावन करके थे, उनके पास गए। तो वो जिंदल वकील यहाँ पे शायद, मैं अभी सिर्फ गया था उनके पास वो समय में, तो उन्होंने बोला ये कौन है? तो बोले ये तो कॉर्पोरेशन का लोग। तो बोले इनको प्लॉट क्यों दे रहे हैं? अभी सोसाइटी बनाएंगे, आज यही प्रेसिडेंट रहेगा, वो प्रेसिडेंट रहेगा, तेरे पैसे लोग सब बर्बाद कर देंगे, तो दे मत इनको प्लॉट। अच्छा। और जा बोले और इनको बोल कि कैश में कितना पैसा है तुम्हारे पास? तो हमारे पास कुछ था ही नहीं। तो उसके बाद फिर हमने बहुत 8 से 9 महीना उस गावन के पीछे पड़े। तो एक सर्टन मुंबई के बंदे के पास, उनके खास बंदे के पास लेके गए। तो उस बंदे ने इनको बोला कि लड़के में कुछ तो भी है कि इसको ये प्लॉट देना ही चाहिए। अच्छा। सिर्फ सवाल तुम्हारे सिक्योरिटी का है कि तुम्हारे पैसे इनसे कैसे मिल सकते हैं। तो हमने बोला सर हमारे एम्प्लॉय को सोसाइटी बनाना है, ये करना है। तो सबसे पहले उन्होंने कंडीशन उनको ये बता दी कि इनको अगर प्लॉट देना है तो किसी भी हालत में इनकी सोसाइटी को नहीं देना। अगर ये खुद लेना चाहते हैं, अच्छा, तो ये जिम्मेदार आपका पैसा देने के लिए रहेंगे। सोसाइटी से कल जाके कोई रिजाइन कर देगा तो तुम्हारी तो एग्रीमेंट लटक गई वहां पे। उसने ऐसा एडवाइस दिया। अच्छा। तो लास्ट में वो मुझे प्लॉट देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन कंडीशन उसकी एक ही थी, आप ही को लेना पड़ेगा। कि आपको लेना पड़ेगा। मैं बोला यार मैं तो एम्प्लॉय हूँ, ये तो मैं नहीं कर सकता ना। तो बोले देखो आप कैसा कर सकते हैं, लोगों को तो घर देना है तुमको। तो फिर कुछ चीजें हमने हमारे फैमिली को बताई, भाई को बताई, सबको बताया। तो बोले हम हमारी कंपनी बनाते हैं। अच्छा। और आप हम बना के देंगे, आपके कंट्रोल में रहेगा, देखेंगे हम कि काम कर रहे कि नहीं कर रहे। ओके। तो उस कंडीशन पे हमको वो प्लॉट दिया गया। ओहो। फिर उसमें 68 घर थे और एम्प्लॉय लोगों ने वहां पे घर लेना था, तो एम्प्लॉय कम हो गए उस समय में। 68 घर बेचना था, आखिरी 20 लोग बचे थे। तो फिर पूरी टीम बनाई गई। फिर फुटपाथ पे बैठ के विदाउट ऑफिस वहाँ पे टेबल डाल के वो सब फ्लैट बेचे गए। फिर बाद में एम्प्लॉय भी वहाँ पे आए। तो ये करके ये जो प्रोजेक्ट था ये लटक गया। तो कुछ विरोधी लोगों को लगता था कि यार ये होना नहीं चाहिए प्रोजेक्ट, नहीं तो ये सक्सेस हो जाएगा। तो एक अननोन लेटर लिखा गया। अच्छा। अननोन लेटर लिखा गया कि ये निकृष्ट दर्जा की इमारत है, ये कभी भी गिर सकती है और इसको मतलब निकाला जाए वगैरह ऐसा। अच्छा। इसकी वजह से एम्प्लॉय की बिल्डिंग तैयार होने के बावजूद भी उसको उसी नहीं दी जा रही। तो वो टाइम में आगरा करजी थे और PS मीना कमिश्नर साहब आए। हाँ। तो हमने बताया सर लटकाना है किसी को तो, लेकिन इतने एम्प्लॉय का नुकसान हो जाएगा, ये गलत है। बिल्डिंग बहुत सही बनी है, लेकिन आप लोग अगर ऐसा सोचते हैं तो ये गलत है। तो बोले इस पे एक ही इलाज है अभी
कि इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए। मैं बोला 100% रेडी, गलत तो गलत है। तो बोले कैसा करेंगे? तो आगरकर जी ने बोला और PS मीना जी ने बोला कि इस केस में हम IIT से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अच्छा। तो फिर लेटर दिया गया और न्यू बॉम्बे की एक पहली ऐसी अकेली बिल्डिंग है मेरी कि जिसका IIT के साथ उसका चौकसी हुआ। अच्छा। और उन्होंने सर्टिफिकेशन किया कि ये बहुत मजबूत इमारत है। अच्छा। अगले 25 साल क्या 50 साल भी नहीं गिरेगी। तो उन्होंने इतना अच्छा सर्टिफिकेट, IIT का इन्वेस्टिगेशन होने के बाद न्यू बॉम्बे की पहली बिल्डिंग है जो इसकी इतनी मजबूती है उसको मिली। क्या बात है। फिर उसका OC हुआ। तो तकलीफ आपको सब देते हैं। मैं तो बोलता हूँ तकलीफ देने वाले आपके पास होने ही चाहिए, क्योंकि आपको सीखने को मिलता है। आपको नींद लेने नहीं देते। और अगर डेवलपमेंट करना है तो आप नींद से हमेशा जगे रहना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। और ये लोग अच्छा काम करते हैं और ऐसे लोग होने चाहिए। तो इस तरह से आपका फिर ये मैंने फिर 2004 में मैंने कारपोरेशन को रिजाइन कर दिया और फुल्ली मैं उस मोमेंट में इंक्लूड हो गया। और आज तक हम 800,000 लोगों को घर NMT के कामगारों के लिए हमने इमारत बनाई जो कामोठे में है। तो कामोठे फिर उधर जाने के बाद जो यूनियन गिरी थी लीडर की थी, हाँ। वो फिर एसोसिएशन में आ गए, क्योंकि वहां अगर कोई अन्याय होता है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, तो फिर वो थोड़ा उधर उभर के आ गया। फिर ये जो आपका रहा है जो जर्नी है, बार बार हर जगह यही दिखाई दे रहा है कि एक प्रोफेशन के एक एंगल तो है ही, साथ में आप एक सोशल एंगल हमेशा ही रहा है। बिल्कुल। और जैसा आप बता रहे कि एसोसिएशन की जब बात आई तो महाराष्ट्र बिल्डर्स एसोसिएशन, फिर आपने कहा कि जबकि यहाँ पे ऑलरेडी एसोसिएशंस थे डेवलपर्स के, ये आपको क्यों सोचे? क्योंकि जो मैंने आपका देखा है कि आपका ये भी एक था कि मराठी मानुस सिर्फ एक एम्प्लॉय ही नहीं रहे, जैसे आप खुद एक बिजनेसमैन बन गए कि भाई आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो और इस तरह के चैलेंजेस करें। तो इसके बारे में बताइए। सर, इसके बारे में ऐसा मेरा कहना है, कंसेप्ट मेरा सीधा और सिंपल है कि किसी भी बंदे पे अन्याय नहीं होना चाहिए। वो कौन से जाति का हो, कौन से धर्म का हो, कौन से प्रांत का हो। बिल्कुल। अभी सवाल ये आता है कि अगर यहाँ पे न्यू बॉम्बे में कोई बाहर से लोग आके धंधा कर रहे हैं, तो अगर वो अपना धंधा कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, तो कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं। बिल्कुल। लेकिन वहां पे अगर कोई अपनी यूनिटी करता है, दूसरे को डोमिनेट करता है, तो वो चीज नहीं सही जाएगी। बिल्कुल सही बात है। वो उसका विरोध, हाँ, हमारे तो खून में है। वो तो हम किसी को बताने के और बोलने के बाद नहीं करते, वो चीज हमारे खून में है। और इस चीज को हम विरोध करते हैं, क्योंकि हमारी जाति क्या है आज, पहले जाति क्या थी, एम्प्लॉय एज ए लीडर करके। अभी हमारी जाति क्या है, हम डेवलपर है। डेवलपर की क्या समस्या है, वो समस्या हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले तो समाज में अगर आप कोई बोलता है तो डेवलपर को भी समस्या हो सकती है। ये तो सब पास हो जाता है कि डेवलपर को समस्या क्या है, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, उसको कोई समस्या नहीं। समस्या मतलब ये होती है कि बेसिकली अगर डेवलपर खुद को बहुत बड़ा आदमी समझे तो उसने बेसिकली समझना नहीं चाहिए वो एक टाइप का मुकादम है, वो एक टाइप का एक मिक्सर है, एक खाना बनाने वाला बंदा है, ऐसा समझना है। क्योंकि पूरा कच्चा माल लेके अपने को हैंडओवर करना है। और हम अभी बोलते हैं इतना करोड़ का प्लॉट लिया, उतना करोड़ का प्लॉट लिया, लेकिन वो प्लॉट लेने के बावजूद जब उसका कन्वर्जन सीसी में होता है तो फ्लैट में कन्वर्जन होता है, फ्लैट का कन्वर्जन ओसी में हो जाता है। ओसी होने के बाद गवर्नमेंट ने तो सीधा रूल निकाला है कि भाई विद इन 6 मंथ्स आप इसको सोसाइटी बना के प्लॉट का कन्वर्जन करना चाहिए। ये अगर कायदा है तो प्लॉट मेरा है ही नहीं। बिल्कुल। मैं तो बीच में एक मीडिएटर हूँ, एक फैसिलिटेटर है और सबसे जिम्मेदार बंदा हूँ। क्योंकि बिल्डिंग हैंडओवर होने के बाद पूरी कंप्लीट पोजीशन देने के बाद इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि बिल्डर का काम खत्म नहीं हो जाता है, उसको सोसाइटी बना के कन्वेंस डीड करना, कन्वेंस डीड के बाद भी उसकी ड्यूटी बचती है। क्योंकि 10 साल तक आपके रिकॉर्ड उसको संभालना है और कभी इनकम टैक्स पूछेगा तूने क्या खर्चा किया था, अभी उसमें के 10 बिल भी आपके घूम गए तो मतलब आपने झूठा एंट्री किया। तो 10 साल तक आपको आपका रिकॉर्ड भी संभालना है। कोई जीएसटी वाला आएगा, कोई इनकम टैक्स वाला आएगा और कोई कारपोरेशन कभी पूछेगी, कोई परचेसर पूछेगा कि मेरे डॉक्यूमेंट घूम गए, आपके पास है क्या, मुझे एनओसी चाहिए, वो एनओसी चाहिए। तो आप एक टाइप के 10 साल के लिए उस सोसाइटी के इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ही रहते हैं, आपको उस चीज को संभालना है। तो ये तरीके से जो जब हम कामोठे में काम कर रहे थे तो वो टाइम में सब मिल के झगड़ा कर रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए। तो न्यू बॉम्बे में कामोठे एक ऐसा नोड है
जो सबसे ज्यादा फास्ट डेवलप हुआ है। इसका कारण वहाँ की हमारी एसोसिएशन, वहाँ पे पहले कामोटी एसोसिएशन थी जो भी एनएम रायगढ़ अभी हो गई, उसका मैं सेक्रेटरी रहा। वहाँ पे अभी टेक्निकल इश्यूज होते हैं, नोड तो डेवलप हो गया, अभी हाईवे पे ब्रिज नहीं है, और रूल क्या है कि आप नोड का कोई भी रोड जब तक सर्विस रोड नहीं है तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो एक्सीडेंट होते थे, कुछ होता था, और ऑफिसर लोग बोलते थे कि यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है चीज, क्योंकि हम डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते, यहाँ पे ब्रिज होना चाहिए। तो तब तक लोगों को एंट्री का क्या, वो मेजर इशू था। हाँ, तो मेजर इशू था। तो हमने वहाँ पे इंक्रोचमेंट था, हमने जाके खुद वहाँ पे हैट लेके, छड़ी लेके, जेसीबी लेके वहाँ का इंक्रोचमेंट हटाया, ना कारपोरेशन हटा रहा था, ना कोई हटा रहा था। तो उसके बाद हमने खुद प्राइवेट में सोसाइटी जो एसोसिएशन थी, एसोसिएशन ने खुद के पाइप लाए, वहाँ पे पाइप डाले और रोड ज्वाइन कर दिया, आज सर्विस रोड हो गया। बिल्कुल। तो कुछ चीजें हर समय में आप रूल टू रूल नहीं कर सकते। जैसे अभी नवंबर की जुग्गिया को अपन बात करें तो जुग्गिया के लिए कोई परमिशन नहीं लगती, आप डाल दो, फैसिलिटर आ जाते हैं, फैसिलिटर लीडरशिप करते हैं वहां पे कि हाँ इसको पानी देना चाहिए, इसको ये देना चाहिए, इसको। लेकिन यही चीज डेवलपर के बारे में नहीं होता है, वो अकेला पड़ जाता है, उसको अपना फाइट आपको खुद को करना है, और परमिशन लेने जाएंगे तो पेपर देख के उसको 10 बार स्क्रूटिनी होगा। लेकिन मैं दोनों रोल में काम कर चुका हूँ, मैं एनफोर्समेंट में भी काम कर चुका हूँ, कारपोरेशन में। ये सब जो एक्सपीरियंसेस रहे आपने एसोसिएशन में किया, बाविस्कर ग्रुप का आपको हाइलाइट्स क्या लगे इस जर्नी में, आपके जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में बताइए। अभी तो सबसे पहले मैंने इस पे रिसर्च किया था कि अफोर्डेबल हाउसिंग पूरे इंडिया के अंदर, अगर कोई डिमांड और सप्लाई की बात होती है, ये अगर कोई चीजों की डिमांड है और सप्लाई अगर अलग है, इसके ऊपर वो टाइम में गिरिजा व्यास मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर थी, तो उनको हमने एक प्रेजेंटेशन बना के लिया था कि भाई डिमांड क्या है और आप सप्लाई क्या कर रहे हो। ऐसे बहुत से घर है जो ऐसे ही पड़े हुए हैं जिसका यूज नहीं हो रहा है, तो ये देश की एक प्रॉपर्टी वेस्ट हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका पूरा डेटा लेके मैंने उनके पास प्रेजेंटेशन दिया था उस समय में, और उनको बहुत अच्छा लगा था वो प्रेजेंटेशन। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे राजीव आवास योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम थी, महाराष्ट्र की कमेटी पे मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से गैजेट निकाल के अपॉइंट कर दिया था कि इतना डीपली रिसर्च मैंने कैसे किया उसमें करके। तो डिमांड और सप्लाई यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अभी मैं रेरा पे भी कंसल्टेटर हूँ, तो इश्यूज यहाँ पे आते हैं वो सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। बेसिकली प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर आप बात करें तो ऊपर से तो ऑर्डर आ जाती है, स्टेट से भी ऑर्डर फॉलो हो जाती है, MMRDA कर देती है, ये सब लोग सॉरी MSRDC कारपोरेशन जितने भी लोग हैं वो अपनी कोशिश करते हैं करने के लिए। लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि क्या हम 22 लाख घर बनाना चाहते हैं, तो 22 लाख घर इंटू 30 स्क्वायर मीटर भी पकड़ा तो जितना एरिया बनता है, क्या उतना एरिया का जोन प्लान हमने रेसिडेंशियल किया है? अगर वो रेसिडेंशियल ही नहीं तो घर कहां से बनेगा? तो ये बेसिक सप्लाई जो है लैंड का सप्लाई, रेसिडेंशियल लैंड का सप्लाई, उसके बाद अगर लैंड मिली भी, आपने सिर्फ रिजर्वेशन डाल दिया रेसिडेंशियल, और अगर वो आउट ऑफ वे है, कहीं जाके लंबे जगह पे 10 किलोमीटर डाल दिया, तो उसका यूज नहीं है, क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई रेलवे स्टेशन नजदीक नहीं है, कोई रोड्स नजदीक नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये चीजें होनी बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने वो समय में जब नवी मुंबई का एयरपोर्ट बन रहा था, तो एयरपोर्ट फोकस हो रहा था, तो हमने पृथ्वीराज जी तब मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे, तो हमने उनको कहा कि सर आप एयरपोर्ट फोकस कर रहे हैं, जो झुग्गी आज धारावी में बन चुकी है बस वही नवी मुंबई बनने वाला है, क्योंकि MMRDA के पूरे उस एरिया में G2 जोन डाला हुआ था, तो G2 जोन में कोई परमिशन नहीं मिलती। तो हमने कहा कि यहाँ पे आप एक डेवलपमेंट अथॉरिटी अपॉइंट करो, जिससे कुछ 20 किलोमीटर रेडियस में ये प्लान हो सकता है। तब टाइम्स में ये मुझे लगता है 8 कॉलम की न्यूज थी, ये हमने सजेशन दिया था। उसके बाद फिर उन्होंने वो चीज एक्सेप्ट की और नैना जैसी अथॉरिटी बना दी। लेकिन जिस अथॉरिटी को दिया उनको एक्वायर लैंड में काम करने का आदत था। अभी यहाँ पे कैसा है, लैंड एक्वाइजिशन नहीं है, तो इनको डीपी प्लान में काम करना है। तो अलग अलग स्कीम का ट्रायल किया गया, जो एक्चुअली आज तक 10 साल हो गया उसमें। नैना पे तो आपने एक PhD कहना चाहिए कि किया हुआ है, और एक बहुत बड़े अच्छी स्कीम थी, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है उसका। हाँ, इसका कारण यह है कि देखो, सुबह ही मेरे ऐसे दिमाग में आया था कि जैसा आपने सवाल पूछा वैसा आया था कि अगर मैं वहाँ पे
एक करेला का झाड़ लगा दूं और मैं बहुत अच्छा सा पीपीटी बनाऊं और बोलूं कि यहाँ पे इतना आम लगने वाला है, आप खाएंगे तो इतना अच्छा लगेगा, मीठा लगेगा, वो लगेगा। ये प्रेजेंटेशन से काम नहीं होगा, उसमें जो बीज डाला है ना वो आम का डालना पड़ेगा। बिल्कुल। यहाँ पे उल्टा हुआ है कि डालते समय करेला का बीज डाल दिया है तो फिर वो आम कैसे आएंगे? तो सिंपल बात है। तो ये टेक्निकल बातें हैं, इसके ऊपर स्पेशल सेशन भी बिल्कुल लेना के ऊपर तो हो सकता है। आपके डेवलपर जो आपकी जो कंपनी है फिलहाल, क्योंकि नवी मुंबई जिस तरह से बढ़ रहा है, सब कर रहा है, आपके अभी फिलहाल क्या प्रोजेक्ट्स है और आप क्या कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं? अभी मैं 2015 तक मैंने कामोठे में प्रपोजल किया। कम से कम 800 से 1000 फ्लैट हमने डिलीवर किए विद ऑक्यूपेंसी विद कन्वेंस डीड। मैं पहला ऐसा बनता हूँ कुछ जहाँ पे शेतकरी का ट्रांसफर का इशू रहेगा, अगर उतना पॉइंट छोड़ दिया जाए, जो प्लॉट मेरे नाम पे थे वो 100% वो लोगों को, सोसाइटी वालों को मालूम भी नहीं था कि कन्वेंस डीड भी होता है। तो बोले इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत क्या है। आज 5-6 साल बाद वो कहीं मार्केट में घूमते तो मालूम पड़ता है कि हमारा सोसाइटी का कन्वेंस डीड भी हमारे बिल्डर ने कर दिया है। वो भी हमने किया। और अभी मैं वासीम में भी एक 150 फ्लैट का प्रपोजल चालू हो गया है मेरा। उसके बाद मैं उलवा जो है, उलवा में मेरे 1-2 प्रोजेक्ट 1-2 लाख फुट के वहाँ पे प्लानिंग चल रहा है। अभी जल्दी से जल्दी 6-8 महीने में वो स्टार्ट हो जाएंगे। कामोठे में सबसे ज्यादा तो मैंने फ्लैट बनाए। और उसके बाद मैं एक बड़ा टाउनशिप पे काम कर रहा था जो 100 एकड़, कभी कोई सोचा नहीं था। तो ऐसा जगह था कि जहाँ पे कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं था उस समय में, एकदम जंगल जैसी जगह लगती थी। 10-12 साल पहले मैंने वो खरीदी थी। तो उसके बाद अभी उसके ऊपर मैं गवर्नमेंट के फॉलोअप लेके उस पर टाउनशिप अप्रूव किया हूँ। तो हो सकता है उधर 5 से 10 हजार घरों का प्लानिंग मैंने बहुत बड़ा प्लानिंग किया हुआ है। और वो मैं अभी इम्प्लीमेंटेशन के लास्ट स्टेप में हूँ। तो अच्छा कोई साथ में लेके बहुत जबरदस्त। आपने जिस तरह से स्टडी किया है और आप बहुत डीप स्टडी करते हैं, नवी मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट अब आपको किस तरह से जाता हुआ दिख रहा है? नवी मुंबई का मार्केट मुझे ऐसा लगता है कि पूरे इंडिया में सबसे टॉप पे होगा और होना चाहिए। इसका कारण ये है कि इतना बड़े पैमाने पे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है। जैसे एयरपोर्ट देखो, अटल सेतु देखो, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर देखो, मल्टी मॉडल कॉरिडोर देखो, JNPT है, तलोजा MIDC है, एक 27-28 प्लेटफॉर्म के रेलवे स्टेशन है, मेट्रो प्लान हुई है। तो ये सबसे बड़ा फोकस एरिया है क्योंकि पूरे इंडिया का फाइनेंशियल हब जो है वो मुंबई है। अभी मुंबई जैसे जगह वहाँ पे डेड हो चुकी है, बस FSI देने के अलावा वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो सकती जो कॉमन मैन को होना चाहिए। और जो रिच लेवल के लोग हैं वो टोटल पॉपुलेशन के ज्यादा से ज्यादा 20% के ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन 80% लोगों को वहाँ पे घर मिलने के लिए इश्यू होता है। और आज 20 मिनट की कनेक्टिविटी अगर न्यू बॉम्बे की हो चुकी है तो न्यू बॉम्बे या पनवेल एरिया सबसे ज्यादा हाईलाइट एरिया फ्यूचर में होने वाला है। क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे पूरे इंडिया का फोकस है, नेशनल लेवल के इन्वेस्टर यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन थोड़ी बात यही है कि गवर्नमेंट और सिडको ये दोनों ने मिलके इस पे अगर प्रॉपर प्लान इम्प्लीमेंटेशन की बात अगर की तो मैं एक चैलेंज के साथ कहता हूँ, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर सिर्फ पनवेल तालुका डेवलप किया ना, पनवेल तालुका जी, तो स्टेट गवर्नमेंट को अगले 5 साल की जितना खर्चा महाराष्ट्र के लिए लगता है ना वो यहाँ से मिल जाएगा। इतना बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पे जबरदस्त अपॉर्चुनिटी यहाँ पर फैसिलिट नहीं किया जा रहा है, बस वो अपने पॉइंट रखता है, झगड़े लपड़े में बस वही टाइम जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट अगर प्रॉपर फोकस करेगी तो बिल्कुल, हमने तो कितनी बार सजेशन दिए, मैं तो 100 पेजेस के सजेशन देता हूँ। मैं मेरे पूरे टीम को बैठ के 8-8 दिन उसमें सजेशन मैं लिखता हूँ। बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसी ये होती है कि कोई भी चीज इंप्लीमेंट करने से पहले वो सजेशन मांगती है। और कॉमन मैन और जो इवन टेक्निकल लोग हैं या प्रोफेशनल लोग हैं ना, वो भी उसके ऊपर प्रॉपरली स्टडी करके तब ऑब्जेक्शन नहीं लेते। जब गवर्नमेंट 30 डेज के बाद या 40 डेज के बाद इंप्लीमेंट कर देता है, फिर बोलते हैं यार गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया वैसा। तो हमारी सजेशन वहां पे पहुंचनी चाहिए और डेवलप ये तरीके से होना। जैसे कि मैंने कहा था भास्कर साहब, प्रोफेशनली तो आप बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, सोशली भी आपने किया, बहुत मल्टीफैसेटेड पर्सनालिटी है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, करते रहते हैं। मुझे याद है बहुत साल पहले आपने तो चैनल भी शुरू किया था और अब तो आप प्रोड्यूसर भी बन गए मूवी के।
तो ये मूवीज और उसमें भी फिर आपने एक सोशल एंगल ही लिया है, इसके बारे में बताइए कि ये मूवी का आपको किस तरह से सूझा? नहीं, मेरे कुछ दोस्त है चंद्रकांत विस्पति वगैरह, वो हमेशा 10 साल से मेरे पीछे पड़ते थे कि यार कुछ स्टोरी लोगों के सामने आनी चाहिए। तो मेरा उसमें सोशल एंगल ये था कि इसका इनकम जितना भी आएगा हमको नहीं चाहिए पैसा कमाने के लिए एक धंधा कर लिया, 10 धंधा करने की जरूरत नहीं। तो इसमें जो भी इनकम आएगा वो हम लोग जो शेतकरी आत्महत्या होती है और उनके बच्चे होते हैं उनको हेल्प होना चाहिए, ये मेरा पहले बेसिक एंगल था। और जो ऐसी स्टोरी लोगों को इंस्पायर कर सके और उसमें से कोई लोग बिजनेसमैन बन सके, ये दो मेरे उसमें फोकस थे। तो सोशल तो बहुत पहले से करते आ रहा हूँ। एनएमसी के एम्प्लॉयज के लिए मैंने ज्यादा से ज्यादा हमने काम किया यूनियन में। आज 4000 वर्कर कॉन्ट्रैक्ट में जो है, ये कॉन्ट्रैक्टर बदली हो जाते हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के लेबर वही रहता है। ये पॉलिसी हमने यूनियन के थ्रू लाई थी। ये हुआ था, हमने 41 शादियां मंदाताई के साथ यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, तो 41 शादियां लगाई थी। मास मैरिज, हाँ मास मैरिज हमने किया, लगाया हुआ था। तो जितना ज्यादा हो सके सोशल इसलिए होना चाहिए किसी भी बंदे ने कि मैं हमेशा एक स्टोरी बताता हूँ कि अगर आपको ये प्रॉपर्टी चाहिए, वो प्रॉपर्टी चाहिए, वो प्रॉपर्टी चाहिए, आप हमेशा सोचते हो अगर ये दुनिया को सबको निकाल दिया और आपको यहाँ पे रख दिया और बोला कि ये पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, क्या करोगे? तो आप क्या करोगे उस प्रॉपर्टी को? दुनिया आपके साथ जब तक है, जब तक कम्युनिकेशन है, जब तक लोग, अभी आप गाड़ी लेके डीजल पेट्रोल भरने चले जाते हैं तो आप उल्टा सोचो कि ये दुनिया मेरी सेवा के लिए है क्योंकि पेट्रोल डीजल कहाँ से आता है, कौन प्रोसेस करता है, आपकी गाड़ी में रेडीमेड डाल के मिलता है, गाड़ी बनाने वाले कौन है, एमएससीबी के आज लाइट यहाँ पे आती है, वो लोग मेहनत करके अपने पास ही आज लाइट में हम बैठे हुए हैं, कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री वाले वो लोग हमारे सेवक है। तो ये सब अगर सेवा अपने को रेडीमेड मिल रही है तो समाज के प्रति आप कमाने के बाद आपका भी ड्यूटी बनता है कि सोशल काम आप करें। मैं तो बोलता हूँ हर बंदे ने अपने कमाई के 20% अगर खर्चा कर दिया तो आपको और 200% एक्स्ट्रा मिल जाता है, समाज से वापस मिल जाता है, आप घर से कुछ नहीं जाता, लेकिन वो जो दुआ मिलती है ना वो बहुत बेनिफिशियल होती है। ऐसा मेरा सोच है। इतना सब कुछ सोच है आपकी, आप हर तरह से इन्वॉल्व है। पॉलिटिक्स के बारे में भी कभी सोचा कि उस लाइन में भी आए? नहीं, थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में आपको मालूम रहेगा कि मैं दिवा गांव से अपक्ष इलेक्शन लड़ा था जी। जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मैंने रिजाइन किया तो इलेक्शन लगे थे, तो मैं बोला चलो देखता हूँ क्या है। तो जेडी जी मैं बताता हूँ कि किसी सब पक्ष ने मुझे बोला था कि मैं टिकट देता हूँ, ये करता हूँ, मैंने किसी का टिकट नहीं लिया क्योंकि एक डब्बा लग जाता। पक्ष का मतलब होता है आपकी भूमिका, राइट, आप स्टैम्प वाली भूमिका, खुद की भूमिका और स्टैम्प वाली भूमिका इसमें डिफरेंट होता है। तो स्टैम्प वाली भूमिका कैसे, आज देखो दो पॉलिटिशियन अगर दोनों आज झगड़ा कर रहे हैं अलग अलग पक्ष में, अगर वो एक साथ आ जाते हैं ना, वो इसकी भलाई की सोचता है, इसकी भलाई की सोचता है, अपोजिट होने के बाद वो कितना भी अच्छा दोस्त होने दो उसको उसके साथ दुश्मनी करनी है तो ही उसकी भूमिका जिंदा रहने वाली। बिल्कुल। तो मेरे अंदर वो चीज नहीं है कि मैं अभी कुछ बोला और बाद में कुछ बोलूं, बाद में कुछ बोला तो अभी कुछ बोलूं, ये अब मेरे स्वभाव में नहीं होने के कारण फिर भी मैंने एक इलेक्शन लड़ा और 996 वोट, 4000 वोट में 996 वोट, मतलब न्यू बॉम्बे का पहला अपक्ष बंदा 15 डेज के तैयारी में मैंने 996 वोट लिए थे। वो भी लोगों ने अप्रिशिएट किया था मुझे, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि ये मेरा काम नहीं है, अपना काम बिजनेस है और सोशल सेवा है, वो हम कर सकते हैं। आपकी जो जर्नी रही है उसमें जो मैंने देखा था, आपका पहले भी एक सीरीज भी चली थी सोशल मीडिया पे भी, के जो टॉप सेलिब्रिटीज हैं, पर्सनालिटीज हैं, वो तक आपकी तारीफ कर रहे हैं। उज्जवल निकम साहब थे और हमारे यहाँ पे हावरे साहब हैं, और इस तरह से जो पर्सनालिटी से आपका जो लगाव है वो बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ये बड़ी बड़ी हस्तियां आके आपकी तारीफ कर रही थी। ये क्या है अट्रैक्शन? वैसा ऐसा है कि मैं ऐसे समझता हूँ कि किसी को अगर कुछ आप बोले कि मेरे बारे में अच्छा बोलो, वो टेम्पररी रिलीफ होता है। आपको परमानेंट रिलीफ के लिए परमानेंट काम करना चाहिए, और जो सच्चाई है ना वो कोई भी आदमी कहीं भी बोल सकता है। आप सिर्फ प्रूव करने की कोशिश करो कि आप सच हो, और वो सच्चाई लोगों के सामने आने के बाद लोग आपके दोस्त ऑटोमेटिक बन जाते हैं। और किसी को भी देखो दुनिया में, मतलब गलत आदमी होने दो या सही आदमी होने दो, गलत आदमी को कभी नहीं लगता कि सामने वाला गलत बात करे,
उसको हमेशा लगता है वो सही करे, भले मैं गलत करूं लेकिन वो सही करे। तो गलत और सही ये दोनों को सही पसंद है। बिल्कुल। तो आप अगर सही काम करोगे तो गलत भी आपकी तारीफ लोग करेंगे और अच्छे लोग भी आपकी तारीफ करेंगे। तो ये हमारी सोच है। तो अच्छा काम करना चाहिए। और हवरे साहब भी बहुत अच्छे डेवलपर है, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम करते हैं। और उज्जवल निकम साहब, आपको तो मालूम है इतने सालों से हमने यहाँ पे हाथी पे उनका मिरवणूक निकाला था। उसके बाद बार बार खानदेश महासंघ के प्रोग्राम में हमने बुलाया, तभी भी हमेशा वो आए यहाँ पे और पूरा सपोर्ट करने की कोशिश की। और उज्जवल निकम साहब एक नेशनल हस्ती है, नेशनल लेवल के बंदे हैं। और उस बंदे ने इतने बड़े सर ने हमारे को अप्रिशिएट करना, ये हमारे लिए एक सर्टिफिकेट है। एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, मैं दिल्ली गया था और दिल्ली सुबोध खान साय जी एक बार मिनिस्टर थे, तो कुछ काम था हमारा, हमने उनको बोला था कि ये काम करना है। तो उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा था कि आपकी बायोडाटा मुझे डिटेल में नहीं चाहिए, सिर्फ इतना बताओ कि एक बंदा मेरे को ऐसा बताओ कि जो आपको भी पहचानता है और मेरे को भी पहचानता है। अच्छा। इतना बड़ा सवाल उन्होंने मेरे सामने रख दिया था। तो मैं दिल्ली में उधर बैठा, यार इनको भी पहचानता है, मुझे भी पहचानता है, ऐसा कौन बंदा होगा। तो फटाक से मेरे दिमाग में आ गया कि सर आप उज्जवल निकम साहब को पहचानते हैं। अरे बोले पहचानते, ऐसा क्यों पूछते हो? तो क्यों नहीं पहचानते? तो बोले आप पहचानते हैं? मैं बोला सर हाँ मैं पहचानता हूँ। तो बोले आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देंगे वो? तो मैं आपको आपका काम करवा देता हूँ। मैं बोला सर मैं कोशिश करता हूँ। फिर मैंने वहां से दिल्ली से निकम सर को फोन लगाया कि मैं बोला सर मुझे ऐसा ऐसा चैलेंज हुआ है और वो मुझे पूछ रहे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट। बोले क्या चाहिए आपको? मैं बोला मुझे कैरेक्टर चाहिए, जो आपको दिख रहा है वही लिखो, गलत है तो गलत लिखो। बोला तो बोले ठीक है। मैं वहां बैठा तो मेरा एक बंदा, आपका बंदा भेज दो बोले। मेरा एक बंदा भेजा, उन्होंने लेटर दिया, लिखा, 2 लाइन साइन की और मुझे फैक्स आया सर। बस इतना बड़ा गर्व है मुझे कि बस ये छोटी बात थी नहीं मेरे लिए। आज भी वो मेरे पास सर्टिफिकेट है कि उन्होंने मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे बहुत से है, जैसे यहाँ पे बहुत लोग हेल्प करते हैं। आप नाटा सर के पास कभी चले जाओ कि वो मतलब आज वो पॉलिटिशियन हुए, उसकी बात छोड़ दो, उससे पहले की बात है, उसके पहले भी कभी भी वो किसी को भी हेल्प करते हैं। आज मंत्रालय में गया तो सब सेक्रेटरी लेवल के लोग जो है, जो मैं यहाँ काम करता हूँ, मेरी यूनियनगिरी उन्होंने देखी है। तो यूनियनगिरी में भी 2 चीज होती है कि भाई बंदा सच्चा है या कोई काम कर रहा है, तो उनके दिमाग में वो चीज नोट है। आज जो छोटे पोस्ट पे थे, आज इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे वो लोग है, तो मुझे डायरेक्ट अप्रोच है। आज किसी के भी केबिन में डायरेक्ट अप्रोच है। यहाँ पे मोकलवार साहब थे, यहाँ पे सतीश लोखंडे जी थे, बहुत लोगों ने, आखिर में कोई तो भी समझता है ना कि बंदा सही है कि गलत है, तो वो सर्टिफिकेशन आपको हमेशा काम आता है। वैसे साहब आखिरी में जो आपकी तो इंस्पायरिंग जर्नी रही है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की यूथ को भी जो नए उभर के आ रहे हैं, क्योंकि आपने जिस तरह से चैलेंजेस फेस करके आगे बढ़ते रहे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दौर में? मैं यूथ को तो बस यही मैसेज दूंगा कि आप रोज खुद को अनकॉमन बनाने की कोशिश करते हैं। अनकॉमन का मतलब क्या है? बाकी लोग के पास पैसा है, उससे ज्यादा मेरे को चाहिए, मतलब अनकॉमन हो गया। बाकी लोग के पास प्रॉपर्टी है, उससे मुझे ज्यादा चाहिए। बाकी लोग जितना एंजॉय करते हैं, उससे ज्यादा मुझे एंजॉय करना है। तो अगर अनकॉमन चीज आप ढूंढते हो, लेकिन काम तो कॉमन करते हो ना, सुबह उठते हो, आराम से रात को जागते हो, दोस्तों में टाइम पास करते हो, मोबाइल फेसबुक पे देखते रहते हो, यूट्यूब पे टाइम पास करते हो। बिल्कुल। अगर ये कोई 100% लोग नहीं करते, लेकिन जो करते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके अलावा अगर आप आपकी प्लानिंग करें, प्लानिंग में हर बंदे को बोलता हूँ, जॉब करने वाले, मेरे पास कुछ लोग आते हैं, तो मुझे कल ही एक लेडी ने मेरा लेक्चर सुना, तो उन्होंने बोला मैंने इंडिया बुल का जॉब छोड़ दिया और मैं अभी जी टीवी पे इंटरव्यू में आपका नाम बोलने वाली हूँ कि आपकी वजह से मैंने बिजनेस चालू किया है। कल ही मुझे फोन आया। तो मैं लोगों को यही कहूंगा कि अनकॉमन काम आप करो, प्लानिंग करो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी भी बंदे का जन्म और एंड ये फिक्स है, ये आपके हाथ में नहीं है। करोड़ों रुपया कमाओ, कुछ भी करो, लेकिन ये फिक्स है। ये एक ट्रैवलिंग लाइन है। अगर ये ट्रैवल लाइन में आप अगर 50 पे पहुंचे हो, 40 पे पहुंचे हो, आप कहां तक पहुंचे हो सोचो। उसके बाद एवरेज अगर 60 ईयर की लाइफ पकड़ते हो, तो बीच में जो पीरियड बचता है, ये पीरियड जो है, ये पीरियड ही आपकी जो लाइन लाइफ है, यही आपकी प्रॉपर्टी है। बिल्कुल। लास्ट में इसके बाद आपको कुछ भी मिलना तो कौन देखने आने वाला है? सही बात। तो ये लाइफलाइन का यूज करो।
टाइम सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समय को महत्व दो, उसके लिए टाइम पास वर्ड निकाल दो आपकी लाइफ से, ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होना है। और हमेशा एक सर्कल में बोलता हूँ कि 3 चीज होती है, एक होता है आप, दूसरा होता है काम, और तीसरा होता है पैसा। तो आप पैसे के पीछे भागोगे ना तो काम आपके पीछे भागेगा, बिल्कुल। आप काम के पीछे भागोगे ना पैसा आपके पीछे भागेगा। बस सिंपल वे लाइफ में एक्सेप्ट करो और ये सोचो कि दूसरे को मेरे से दुख नहीं होना चाहिए, दूसरे को मेरे से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये अगर आप सोचेंगे तो झगड़े लफड़े में जो टाइम वेस्ट होता है वो डेवलपमेंट में कन्वर्ट होता है। बिल्कुल। तो आप डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस करो। आज अभी 35 साल हो गया, नवी मुंबई में मेरे साथ किसी के साथ मेरी दुश्मनी नहीं है। सही। आज मैंने एक पिछले पुलिस कमिश्नर जी अहमद साहब थे, तो मैंने एक एप्लीकेशन किया था कि भाई सब बिल्डर लोग अगर स्टेन गन लेके घूमते हैं तो चलो अपने पास भी एक पुलिस होना चाहिए सिक्योरिटी के लिए, कुछ अपन यहाँ वहां घूमते हैं। तो मैं 70 पुलिस स्टेशन का एनओसी लाया अलग अलग गांव से और उनको पुटअप किया और उन्होंने बोला अरे एक भी एनसी आपके नाम पे नहीं है, एक भी गुना आपके नाम से नहीं है, तो आपको क्यों चाहिए? तो मैंने अपील किया, जैन साहब सेक्रेटरी थे, मुझे वो सिक्योरिटी नहीं दे रहे, मुझे बंदूक का लाइसेंस नहीं दे रहे। तो यहाँ पे एक एसीपी लेवल का बंदा वहां आया कि भाई इनके किसी के साथ दुश्मनी ही नहीं है, तो इनको बंदूक की जरूरत ही नहीं है, तो मुझे कुछ मिला ही नहीं, नहीं तो लोग लेके घूमते हैं ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया भाविस्कर साहब, बहुत अच्छा लगा कि सिर्फ बिजनेस की बात नहीं, जो इस तरह से आपका सोशली कॉन्शियस आप रहे हैं, एंड ये जो एक मैसेज दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपके व्यूज का। ये थे प्रकाश भाविस्कर साहब। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि बिजनेस के सितारे हैं, बिजनेस तो है ही, लेकिन साथ में बहुत ही सोशली कॉन्शियस हैं, और जैसे कि मैंने कहा मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी, यूनियन लीडर भी रहे हैं, मीडिया पर्सनल भी रहे हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और एसोसिएशन चला रहे हैं, और साथ साथ में जैसे कि हमने देखा एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बिल्कुल है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भाविस्कर साहब। और बिजनेस के सितारे में इस हफ्ते इतना ही, अगली बार नए मेहमान के साथ। नमस्कार।